जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले त्यौहार मेरी क्रिसमस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि हमारे देश में 1% से भी कम लोग क्रिसमस मनाते हैं और ईसाई हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की रौनक खास करके हमारे मॉल्स में देखने को नज़र आती है, ऐसा लगता है कि पूरा देश ही ईसाई धर्म को अपना चुका है। खैर, ये तो हमारे देश के लोगों की स्वाभाविक सी आदत है। आई थिंक जब से हमें आज़ादी मिली है कि हम पाश्चात्य संस्कृति का और पाश्चात्य त्योहारों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये धीरे धीरे लोगों को अकल आएगी, क्योंकि माइकल जो है वो तो दिवाली पर नहीं नाचता, लेकिन हम लोग क्रिसमस पे खूब नाचते हैं। अब काफ़ी हास्यास्पद लगता है ये। और जब मैं अपने फॉरेनर, क्योंकि मैं कॉरपोरेट में जॉब करता हूँ, वहाँ पे जब फॉरेनर खासकर जो यूरोपियन अमेरिकन लोग होते हैं, उन्हें इस बारे में बताता हूँ कि इंडिया में इतनी चमक धमक होती है क्रिसमस पे, वो देख के और सुन के बड़े हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या दिवाली में उनके यहाँ कुछ होता है, तो कहते हैं उनको पता भी नहीं है दिवाली क्या होता है। हाँ, जहाँ पे इंडियंस रहते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन अगर किसी हार्डकोर क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में रह रहे हैं, या हार्डकोर यूरोपियन अमेरिकन जगह रह रहे हैं जहाँ पे बाहर के लोग ना हो, तो उनको पता भी नहीं होता है होली दिवाली या ईद विद वगैरह क्या है, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता। हाँ, जहाँ पे इंडियंस थोड़ा ज़्यादा हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। लेकिन जब उन्हें मैं अपने यहाँ के सीन के बारे में बताता हूँ कि यहाँ तो लोग पागल हो रखे हैं और नाच रहे हैं खूब, तो उन्हें बड़ा हंसी आती है, और थोड़ा मुझे भी शर्म सी आती है कि हम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, रिएक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका असर आपकी आने वाली जनरेशन्स पे भी पड़ेगा। चलिए छोड़ते हैं इस बात को और आगे बात करते हैं अपने आईपीओ अलॉटमेंट की। तो दोस्तों, आईपीओ अलॉटमेंट में जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ट्रांसरेल लाइटनिंग का एप्लीकेशन मेरी सक्सेसफुल हो रखी है। अच्छा, एप्लीकेशन सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि मुझे मुझे आईपीओ लग गया या मुझे सक्सेसफुल हो गई है मेरी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, इसका ये मतलब है। अलॉटमेंट स्टेटस विल बी अपडेटेड हेयर वंस आईपीओ रिजल्ट्स आर अनाउंस। तो अलॉटमेंट स्टेटस अभी भी पता नहीं चला है। हालांकि वेबसाइट्स पे तो ऐसा लिखा आ रहा है कि अलॉटमेंट स्टेटस आ गया है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा कहीं पता नहीं चल रहा है कि अलॉटमेंट स्टेटस आया या नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि 23 दिसंबर को 12:49 पे आईपीओ के लिए मैंने अप्लाई किया था। यूपीआई रिक्वेस्ट आई थी गूगल पे। और 24 दिसंबर को 12:36 पे सुबह के वक्त मेरा यूपीआई रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई थी। एप्लीकेशन प्लेस्ड हो गई थी 24 दिसंबर को 12:36 एम पे। आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो ये तो बात हुई ट्रांसरेल लाइटनिंग की। ममता मशीनरी, इसके इस आईपीओ ने धूम मचा रखी है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, गूगल में इसके बारे में। और इसमें भी वही स्टेटस सेम अपडेट हो रखा है कि 12:39 पे 49 पे मैंने आईपीओ डाला था। उसकी भी गूगल पे से मैंने एक्सेप्ट कर दी थी। 23 दिसंबर को 9:34 पीएम पे ये अब यूपीआई रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई थी। एप्लीकेशन प्लीज सक्सेसफुली आईपीओ अलॉटमेंट, इसमें भी अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। सेम गोज़ विद डैम कैपिटल्स, इसका भी वही स्टेटस है। आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पे भी अपडेट नहीं हुआ है। और सेम गोज़ विद सेंसॉर्स फार्मास्यूटिकल्स। सेंसॉर फार्मास्यूटिकल को तो चलो, इसकी लिस्टिंग तो मंडे को है 30 दिसंबर को, तो इसमें ऐसी कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन बाकी तीनों की लिस्टिंग परसों ही है, तो कल तक तो 100% मुझे पता चल जाएगा कि मेरा आईपीओ लगा या नहीं लगा। हालांकि उम्मीद मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं आप लोग कमेंट से पूछते रहते हो भैया आईपीओ अलॉटमेंट का क्या हुआ, आईपीओ अलॉटमेंट का क्या हुआ, वो भी वीडियो में बताओ, तो बहुत सारे कमेंट आ रखे थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सब पूछ रहे हैं तो दिखा देता हूँ। लेकिन देखिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरा तो लगता नहीं है आईपीओ। आप लोगों की किस्मत अच्छी होगी, आप लोगों का लगता होगा। लेकिन क्योंकि लोग मुझसे बोल रहे थे कि भैया आईपीओ का स्टेटस दिखाओ, आईपीओ का स्टेटस दिखाओ, तो अब जब सब्सक्राइबर बोल रहे हैं तो दिखा देने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने आप लोगों को आईपीओ का स्टेटस भी दिखा दिया कि आप चारों आईपीओ लाइन में लगे हुए हैं। और स्टेटस 3 का तो कल 100% पता चल जाएगा, ट्रांसरेल लाइटनिंग का, ममता मशीनरी का और डैम कैपिटल एडवाइजर्स का। आइए अब बात चेक कर लेते हैं अपनी म्यूचुअल फंड की दुनिया में वापस आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड की दुनिया में क्या चल रहा है, आप देख सकते हैं कि कल यानी कि आज 25 दिसंबर है, और कल यानी कि 24 दिसंबर को मुझे 1876 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और मेरा टोटल रिटर्न बढ़ के अब 11,273 रुपये हो गया है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है और करंट वैल्यू 27,57,000 है। तो समहाउ मेरा पोर्टफोलियो होल्ड किए हुए ग्रीन साइड में, यानी पॉजिटिव साइड में। और
आइए बात करते हैं कि किस किस फंड ने मुझे कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल मुझे 207 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप ने 780 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। काउंट स्मॉल कैप ने मुझे 626 रुपये का कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझे कॉन्ट फंड के बारे में पूछते रहते हैं और कॉन्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में पूछते रहते हैं कि भैया कॉन्ट स्मॉल कैप का क्या करना है। और मैंने यूट्यूब पे देखे भी तो कई लोग कॉन्ट स्मॉल कैप से रिलेटेड वीडियोस भी बना रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है यार कि वो लोग सिर्फ आपको ना एक वीडियो बनाकर दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रीज़न और वजह नहीं बता रहे कि कॉन्ट स्मॉल कैप क्यों गिर रहा है। और हो सकता है कि मैं जो रीज़न बताऊंगा वो रीज़न आपने यूट्यूब पे कहीं भी नहीं सुना होगा, और देर इज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि मेरा मेरा जो रीजनिंग मैं दे रहा हूँ वो गलत हो सकता है 1% चांस है, लेकिन 99% जो मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ ना वो एकदम सही है। तो आओ मैं आपको बताता हूँ कौन स्मॉल कैप क्यों गिर रहा है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन कोई आपको जो रीज़न मैं बता रहा हूँ वो कोई बता नहीं रहा, और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये आपको ये रीज़न क्यों नहीं बता पा रहे हैं। आइए मैं आपको कौन स्मॉल कैप फंड की दुनिया में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पिछले 6 महीने में इस फंड ने -2% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 6 महीने में इस फंड ने कोई पैसा नहीं बनाया, बल्कि आपका 2% डुबाया ही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ होल्डिंग्स पे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ पे ध्यान देना, 4-6 महीने पहले तक इस फंड की, जहाँ तक मुझे याद है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होल्डिंग 3 से 4% के आसपास हुआ करती थी। देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है कि मैं 4-6 महीने पहले की कौन स्मॉल कैप की होल्डिंग आपको दिखा सकूं, और हो सकता है ऐसा कहीं दिखता हो, पर शायद मुझे मुझे नहीं पता वो जगह। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं पहले कौन स्मॉल फंड में होल्डिंग देखा करता था कि कौन कौन से शेयर्स के पास हैं, तो रिलायंस की होल्डिंग 3-4% के आसपास होती थी। आज आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होल्डिंग, जियो फाइनेंशियल्स की होल्डिंग लगभग 16-17% के आसपास पहुंच गई है। तो ये 16-17% का दांव जो है ना, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खेल दिया है। और रिलायंस इंडस्ट्री पे खेल दिया, नीचे आप अदानी के शेयर्स भी देखोगे, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज। तो आप ना एक चीज़ को समझो, कॉन्ट म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया कि जब उन्होंने ये देख लिया कि मार्केट गिरने वाली है, ठीक है, तो उन्होंने आपका डाउन साइज, यानी आपका फंड ज़्यादा ना गिरे, इसके लिए अपना पैसा सेफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्सों में डाल दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जियो फाइनेंशियल, दोनों रिलायंस के हैं, मोटे भाई के हैं, हमारे मुकेश अंबानी भाई के। ठीक है, उसमें डाल दिया। लेकिन अब आप देखो लगभग 10% इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ही डाल दिया। स्मॉल कैप है ये कौन स्मॉल कैप है। ऐसा इन्होंने क्यों किया? ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको लग रहा था कि मार्केट गिरने वाला है और आपके फंड की वैल्यू ज़्यादा ना गिरे। तो इन्होंने सही किया, इन्होंने आपके म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए रिलायंस में अपना शेयर बढ़ा दिया, ताकि आपके फंड की वैल्यू ज़्यादा ना गिरे। लेकिन हायरी किस्मत आपकी मेरी, जिन्होंने भी कौन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ था। इंडेक्स तो 10% से गिरा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज 25% गिर गया। तो देखिए, उन्होंने ठीक किया था, कौन स्मॉल कैप ने गलत नहीं किया था, उन्होंने ठीक किया था कि आपके फंड को डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना स्टेक बढ़ाया। लेकिन उनको क्या पता था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 25% गिर जाएगा, तो इंडेक्स से ज़्यादा रिलायंस गिर गया। इस वजह से आप देखोगे पिछले 6 महीने में आपके कौन स्मॉल कैप या इवन कौन मिड और लार्ज, हालांकि मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन वो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं या बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कौन स्मॉल कैप ने अपना स्टेक रिलायंस पे बढ़ा दिया, और बढ़ाया इसलिए क्योंकि वो फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हो उल्टा गया। इंडेक्स 10% ही गिरा और रिलायंस इंडस्ट्रीज 25% गिर गया। अब इन्होंने बैटिंग जो लगाई थी वो गलत नहीं लगाई थी दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि अब कौन स्मॉल कैप का फंड चलेगा नहीं। अब आप देखो कल रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, जियो फाइनेंशियल्स में भी अब तेज़ी आ रही है। अब जैसे ही रिलायंस के शेयर भागने शुरू करेंगे, अडानी के शेयर भागने शुरू करेंगे, आप देखोगे आपके कॉन्ट फंड के, स्पेशली कॉन्ट म्यूचुअल फंड जो है स्मॉल कैप वाला, ये अच्छे रिटर्न देने लगेगा। ये मेरे हिसाब से बड़ा ही एक्यूरेट रीज़न है जो मैंने अपनी एनालिसिस पे आप लोगों को फाइंड करके दिया है। हो सकता है मेरा रीज़न, मेरी एनालिसिस गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं कौन स्मॉल कैप ने आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी और वो दांव उल्टा पड़ गया। अब वो उनकी गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिलायंस कभी इतना गिरता ही नहीं है यार। रिलायंस महीने का 2-2.5% भागने वाला शेयर है। रिलायंस अगर 10% गिर जाता था तो ये मान लिया जाता था 6-7 महीने का एक साथ गिर गया है, और
लोग अंधाधुंध बाइंग किया करते थे उसके बाद और अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता था। लेकिन 20 22 23 24 25% तक गिर जाना, ये अपने आप में सुना हुआ नहीं था। और आई थिंक पिछले 10 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिलायंस ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो जब इतना बड़ा भरोसा टूटा है तो आई थिंक एक एक्सेप्शन आपको कॉन्ट के फंड्स को भी देना चाहिए। यार वो भगवान नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से सही किया था, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। और अब लेकिन उन्होंने पोजीशन बना ली है, उन्होंने रिलायंस अदानी वगैरह में पोजीशन बना ली है। अब जैसे रिलायंस वगैरह के शेयर भागने शुरू होंगे, आप देखना आपके कॉन्ट के फंड दोबारा अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट रिटर्न दे देंगे, लेकिन दोबारा से वो हेल्दी रिटर्न देना शुरू कर देंगे। तो ये मेरा एनालिसिस है, जो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे, मुझे लगा किसी ने भी एनालिसिस आपको करके नहीं दिया, तो मुझे लगा आपको एक बार बता दूं। तो निपॉन इंडिया ने कल मुझे 538 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 46 रुपये का नेगेटिव, HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 256 रुपये का पॉजिटिव, कॉन्ट मिड कैप ने 132 रुपये का पॉजिटिव। इसमें भी रिलायंस का स्टेक है तो कल भागा रिलायंस, तो ये भी भाग गया होगा। HDFC टॉप 100 फंड ने 3 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एडलवाइज मिड कैप ने 66 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 701 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने 337 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ POC ने 128 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप ने 194 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 66 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया। देखिए कॉन्ट के कल सब पॉजिटिव दे रहे हैं, क्योंकि कल रिलायंस इंडस्ट्री चढ़ा है ना, तो देखो आप सारे कॉन्ट वाले पॉजिटिव में आ गए। तो इसका मतलब कि जो मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ वो सटीक है। अगर मेरी एनालिसिस के बाद अनुसार चीज़ें बढ़ रही हैं, अब कल बढ़ा है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप देखो कॉन्ट स्मॉल, कॉन्ट मिड, कॉन्ट लार्ज सब ऊपर जा रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया PSU -259, बंधन कोर इक्विटी 143 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, टाटा स्मॉल कैप 3 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 116 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 78 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, कैनरा रोबैको स्मॉल कैप 21 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू 116 रुपये का नेगेटिव रिटर्न, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 41 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न। कॉन्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी कल भागा है, तो सारा अकाउंट उठ गया है क्योंकि रिलायंस में उनका स्टेक बढ़ा रखा है इन्होंने। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 26 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस 206 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, ICICI पोटेंशियल भारत 22 31 रुपये का नेगेटिव रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 20 रुपये का नेगेटिव रिटर्न, HDFC डिफेंस फंड 54 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न, और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 8 रुपये का नेगेटिव रिटर्न। और ये सब मिल मिला के कल मुझे नोशनल गेन हुआ है 1876 रुपये का। तो दोस्तों अब ये है सिचुएशन, और आगे क्या प्रडिक्शन है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी एनालिसिस है कि मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबल होगा और थोड़ा सा अपवर्ड स्विंग दिखाएगा, क्योंकि FI तो अब छुट्टी पे चले गए हैं और बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग उनकी तरफ से अब होगी नहीं, एटलीस्ट 3 4 जनवरी तक, 2 या 3 जनवरी तक। तो ऐसे सिचुएशन में अब इंडियन मार्केट जो है वो पूरा DI के हवाले है। जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फंड हैं जितने भी हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं और भी फाइनेंशियल हाउसेज होंगे, बैंक्स वगैरह होंगे, अब इन्हीं के हाथों हैं, और ये अब प्ले करेंगे हमारी मार्केट को। तो अब डोमेस्टिकली हमारी मार्केट प्ले होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मार्केट एक लोअर लेवल पे है, तो फंड हाउसेस तो अपना पैसा डिप्लॉय करेंगे, और उसके बाद रियल एक्शन शुरू होगा अब जनवरी में। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ग्रो करके 24,100 या 24,200 तक चली जाए, लेकिन आप उसको बहुत बड़ा रिवर्सल मत मान लेना ट्रेंड का, क्योंकि जैसे ही 4 5 6 जनवरी आएगी और FI वापस आएंगे, तो उन वो दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कि सेलिंग शुरू करेंगे और मार्केट को एक दोबारा से 23,000 की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो अपस्विंग आएगा, इस पर आप बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना। ऐसी मेरी एनालिसिस है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद दोबारा से ये जनवरी में मार्केट को थोड़ा और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और रियल एक्शन शुरू होगा 15 20 जनवरी के आसपास, जब बजट आने में सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचेगा, क्योंकि उसके बाद फिर ओवरऑल मार्केट रैली आ सकती है, जो कि एक बजट की वजह से आ सकती है। और जनरली ऐसा होता है कि आफ्टर मिड ऑफ जनवरी ड्यू टू बजट, PSU स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, इनमें काफ़ी एक्शन होता है। तो PSU स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पर खेल शुरू हो जाएगा आफ्टर मिड ऑफ जनवरी, और फिर वहाँ पे गेम बिगड़ेगी भी और बनेगी भी, लेकिन वो क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं कहूँगा खेलो, हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे, और हमारे फंड हाउस से जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो PSU में करें, चाहे डिफेंस में करें, या फिर
रेलवेज़ में करें, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं, हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। तो आई थिंक बने रहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि अभी हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी गेम होल्ड करनी है, अपनी सिचुएशन पे कायम रहो और अपने म्यूचुअल फंड्स को और अपने फंड मैनेजर्स को थोड़ा समय दो। निश्चिंत ही जल्दी ही वह कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपके फंड में, आपके पोर्टफोलियो में करेंगे। और मार्केट हमेशा ऊपर नहीं चलती और हमेशा नीचे नहीं जाती रहेगी। अभी आप पेन पीरियड से गुजर रहे हो, 3 महीने तो लगभग हो चुके हैं इस पेन पीरियड को चलते चलते। हो सकता है अगले 3 महीने और गुजारने पड़े इसी पेन में। तो दर्द सहते रहो और ये ध्यान रखना कि डर के बाद ही जीत है। तो जल्दी अच्छा समय भी आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।